नमस्ते दोस्तों, उत्सुक हिंदी के एक और नए और रोमांचक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक शांत तालाब के किनारे बैठे हैं और उसमें एक पत्थर फेंकते हैं। क्या होता है? पानी में लहरें उठती हैं जो किनारे तक जाती हैं। ठीक इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी एक चादर की तरह है जिसे वैज्ञानिक स्पेस टाइम कहते हैं। और जब इस ब्रह्मांड में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे दो ब्लैक होल्स का आपस में टकराना, तो पूरे ब्रह्मांड की इस चादर में लहरें पैदा होती हैं। इन्हीं अदृश्य लहरों को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगे। करीब 100 साल पहले महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में इनके बारे में बताया था, लेकिन उन्हें पकड़ने में हमें दशकों लग गए। ये तरंगे अपने साथ उन रहस्यों के संदेश लाती हैं जिन्हें हम टेलीस्कोप से कभी देख ही नहीं सकते थे। ये हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड की गहराइयों में क्या हलचल मची है। तो आज के इस एपिसोड में हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे असल में क्या है, इन्हें कैसे खोजा गया और क्यों इन्हें ब्रह्मांड की आवाज कहा जाता है। अगर आप भी ब्रह्मांड के इन अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प चर्चा। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी चीज के बारे में है जो 100 साल पहले मतलब सिर्फ एक विचार थी, एक भविष्यवाणी। हाँ, आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस और समय के ताने माने में लहरें उठती हैं, लेकिन उन्हें खुद भी लगता था कि हम शायद उन्हें कभी खोज नहीं पाएंगे। वो इतनी ज्यादा छोटी और कमजोर होंगी, है ना? आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वे इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। कुछ स्रोत हमें आइंस्टाइन के उस शानदार विचार की सादगी समझाते हैं, तो कुछ हमें उस हैरत अंगेज मशीन की, उसकी जटिलताओं में ले जाते हैं जिसे उन लहरों को पकड़ने के लिए बनाया गया। तो आज हमारा मकसद है इस ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट को समझना। ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे आखिर हैं क्या, और वैज्ञानिकों ने एक लगभग अदृश्य संकेत को पकड़ने का ये कमाल कैसे किया, और ये भी कि ब्रह्मांड को सुनने की ये नई काबिलियत हमारे लिए क्या मायने रखती है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरूर। गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ से हम सब ने स्कूल में न्यूटन के बारे में पढ़ा है। सेब वाली कहानी। हाँ, सेब गिरा और उन्होंने बताया कि ये एक बल है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचता है, और ये बात मतलब सदियों तक पत्थर की लकीर मानी गई। लेकिन फिर आया आइंस्टाइन और उन्होंने कहा नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। उन्होंने पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल। आइंस्टाइन का नजरिया तो एक तरह से क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई रहस्यमय खिंचाव या बल नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में भारी चीजों के कारण स्पेस टाइम के ताने बाने में आने वाला झुकाव है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल वो ट्रैम्पोलिन वाली है। अच्छा। यूं समझिए कि एक ट्रैम्पोलिन है और उसके बीच में आपने एक भारी बॉलिंग बॉल रख दी, तो क्या होगा? चादर बीच में से झुक जाएगी। एकदम सही। और अब अगर आप उस चादर पर एक छोटा कंचा लुढ़काएंगी तो वो सीधी रेखा में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस झुकाव की वजह से बॉलिंग बॉल के चारों ओर घूमने लगेगा। बिल्कुल। और यही हमारे सौरमंडल में हो रहा है। सूरज वो बॉलिंग बॉल है जिसने अपने और स्पेस टाइम को झुका दिया है, और पृथ्वी उस कंचे की तरह है जो सीधी रेखा में चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस झुकाव के कारण सूरज का चक्कर लगा रही है। कोई उसे खींच नहीं रहा, वो बस स्पेस के घुमावदार रास्ते पर चल रही है। सही पकड़ा। ठीक है, ये तो हुई स्पेस टाइम के झुकाव की बात, पर इसमें लहरें कहाँ से आईं? लहरें तब बनती हैं जब इस स्पेस टाइम की चादर पर कोई भारी चीज तेजी से हिले डुले, मतलब एक्सेलरेट करे। जैसे अगर हम उस ट्रैम्पोलिन पर रखी बॉलिंग बॉल को हिलाना शुरू कर दें। हाँ, अगर आप उसे जोर जोर से हिलाएं तो चादर में लहरें पैदा होकर बाहर की तरफ फैलने लगेंगी। ब्रह्मांड में भी ठीक ऐसा ही होता है। अच्छा। जब दो ब्लैक होल जैसी बेहद भारी चीजें एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए तेजी से पास आती हैं, तो वे स्पेस टाइम में लहरें पैदा करती हैं। यही गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं। यह ब्रह्मांड की शायद सबसे हिंसक और शक्तिशाली घटनाओं की। हाँ, हमारे स्रोत एक ऐसी ही घटना का जिक्र करते हैं जो 1.3 अरब साल पहले हुई थी। जरा इस घटना के पैमाने की कल्पना कीजिए।
1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर। हाँ, 2 ब्लैक होल जिनमें से एक का वजन हमारे सूरज से 29 गुना और दूसरे का 36 गुना ज्यादा था, एक दूसरे में समा गए। उनके विलय होने से ठीक पहले के कुछ मिली सेकेंड्स में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में जो ऊर्जा छोड़ी, वो कितनी थी? वो उस एक पल में पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सभी तारों और आकाश गंगाओं की कुल ऊर्जा से 50 गुना ज्यादा थी। 1 मिनट, 50 गुना? पूरे ब्रह्मांड से 50 गुना ज्यादा ऊर्जा सिर्फ 2 ब्लैक होल के टकराने से? जी हाँ, यह आंकड़ा तो दिमाग को सुन्न कर देता है। मतलब उस एक पल के लिए वो जगह पूरे ब्रह्मांड का सबसे रोशन, सबसे शक्तिशाली बिंदु था, बस हम उसे देख नहीं सकते थे। वाह! और उस महाविस्फोट के बावजूद में 1.3 अरब साल का लंबा सफर तय करके जब वो लहरें 2015 में पृथ्वी तक पहुंची तो वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उन्हें मापना लगभग नामुमकिन था। हाँ, ये ऐसा है जैसे पृथ्वी से हमारे सबसे करीबी तारे अल्फा सेंटोरी तक की दूरी को एक इंसान के बाल की चौड़ाई जितनी सटीकता से मापना हो। एक प्रोटॉन के व्यास का 10,000वां हिस्सा। ये तो सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है। मतलब इस तरह की सटीकता हासिल करने के लिए किस तरह की मशीन बनानी पड़ी होगी? इसके लिए जो मशीन बनाई गई उसका नाम है लाइगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और ये सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसका आकार ही बहुत बड़ा है ना? हाँ, सबसे पहले तो आकार ही देख लीजिए। ये एल शेप में बनी 2 सुरंगें हैं और हर सुरंग 4 किलोमीटर लंबी है। 4 किलोमीटर? और इन सुरंगों में उन्होंने नापने के लिए क्या इस्तेमाल किया? कोई रूलर तो काम करेगा नहीं, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण तरंग स्पेस को खींचती है तो वो रूलर को भी खींच देगी। बहुत सही सवाल है। और इसीलिए उन्होंने प्रकाश का इस्तेमाल किया। लेजर का? हाँ, एक लेजर की किरण को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और दोनों किरणों को एक एक सुरंग में भेजा जाता है। सुरंग के आखिर में लगे शीशों से टकराकर वे वापस आती हैं। और अगर दोनों सुरंगों की लंबाई बराबर है तो दोनों लेजर किरणें वापस आकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और डिटेक्टर पर अंधेरा रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई गुरुत्वाकर्षण तरंग गुजरती है, वो स्पेस को एक दिशा में थोड़ा सा खींचती है और दूसरी दिशा में सिकोड़ती है। मतलब एक सुरंग थोड़ी लंबी हो जाती है और दूसरी थोड़ी छोटी। बिल्कुल। और इस मामूली से फर्क की वजह से लेजर किरणें पूरी तरह से एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाती और डिटेक्टर पर प्रकाश की एक बहुत हल्की सी झिलमिलाहट दर्ज होती है। और वही झिलमिलाहट गुरुत्वाकर्षण तरंग का सबूत है। हाँ, लेकिन इसे करना कहना जितना आसान है, असल में उतना ही मुश्किल था। सबसे बड़ी चुनौती थी शोर, मतलब बाहरी कंपन। जाहिर है, एक ट्रक के गुजरने से या हल्के से भूकंप से भी तो जमीन कांपती है। उससे कैसे निपटा गया? इसके लिए एक बहुत चालाक तरीका अपनाया गया। 2 डिटेक्टर बनाए गए एक दूसरे से 3000 किलोमीटर दूर। अच्छा। तो कोई स्थानीय कंपन जैसे ट्रैफिक वो सिर्फ एक डिटेक्टर को प्रभावित करेगा, लेकिन एक असली गुरुत्वाकर्षण तरंग जो अंतरिक्ष से आ रही है वो लगभग एक ही समय पर दोनों डिटेक्टरों में एक जैसा सिग्नल पैदा करेगी। समझ गए। और फिर बात आती है उस अविश्वसनीय सटीकता की जो इसके पुर्जों में चाहिए थी। जैसे कि वो शीशे, मैंने पढ़ा है कि वे कोई आम शीशे नहीं है। आम तो बिल्कुल नहीं। वे 40 किलो के हैं और अब तक बनाए गए सबसे चिकने शीशे हैं। कितने चिकने? इसका मतलब ये है कि अगर आप उस शीशे को पूरी पृथ्वी के आकार का बना दे तो उस पर सबसे ऊंची पहाड़ी सिर्फ कुछ इंच की होगी। यकीन नहीं होता। इतनी सटीकता इसलिए चाहिए क्योंकि लेजर को अरबों बार आगे पीछे जाना है और फिर इन भारी शीशों को सिलिका के धागों से लटकाया गया है जो इंसान के बाल से सिर्फ दुगना मोटा है, ताकि बाहरी दुनिया की हर कंपन से उन्हें बचाया जा सके। कमाल है। और सुरंगों के अंदर का माहौल? उन 4 किलोमीटर लंबी सुरंगों के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैक्यूम बनाया गया है, वायुमंडलीय दबाव का खरबवा हिस्सा, ताकि हवा का एक भी कण लेजर के रास्ते में ना आए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ी मजेदार उलझन भी थी। अगर गुरुत्वाकर्षण तरंग स्पेस को ही खींच रही है तो उसके अंदर चल रही लाइट की तरंग भी तो खिंच जानी चाहिए। हाँ। अगर सब कुछ एक साथ खिंच रहा है तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कुछ बदला है? ये एक शानदार पहेली है और इसका जवाब समय में छुपा है। हाँ, जब स्पेस खिंचता है तो उस पल सुरंग में मौजूद प्रकाश भी खिंच जाता है। लेकिन लेजर तो लगातार ताजा प्रकाश भेज रहा है। सही। अब इस नए प्रकाश को पहले से थोड़ी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो हम सीधे तौर पे स्पेस के खिंचाव को नहीं बल्कि उस खिंचे हुए स्पेस को पार करने में प्रकाश को लगने वाले समय के अंतर को मापते हैं। अच्छा, तो खेल समय का है। हाँ, यही लाइगो की कामयाबी का राज है। और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके 14 सितंबर 2015 को
इंसानियत ने पहली बार सीधे तौर पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। ये वही सिग्नल था जो उन 2 ब्लैक होल से आया था। और यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई, जिसने आइंस्टाइन को 100 साल बाद सही साबित कर दिया। क्या बात? जब वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया तो पाया कि एक ब्लैक होल 29 सौर द्रव्यमान का था, दूसरा 36 का, तो जुड़कर उन्हें 65 सौर द्रव्यमान का एक नया ब्लैक होल बनाना चाहिए था। लेकिन जो नया ब्लैक होल बना वो 62 सौर द्रव्यमान का था। हाँ, 3 सूर्यों के बराबर का पदार्थ गायब था। कहाँ गया वो? गायब नहीं हुआ, वो पूरी तरह से ऊर्जा में बदल गया, आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E = mc² के मुताबिक। अच्छा, 3 सूर्यों के बराबर का पदार्थ 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में शुद्ध ऊर्जा में बदल गया और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। मतलब सिर्फ एक घटना को सुनकर हमने आइंस्टाइन के 100 साल पुराने सिद्धांत को ब्रह्मांड के सबसे चरम हालात में सच साबित होते हुए देख लिया। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये हकीकत में हो रहा था। इन तरंगों के बारे में एक और दिलचस्प बात है उनकी पोलराइजेशन। स्रोत बताते हैं कि ये 2 तरह की होती हैं, प्लस और क्रॉस। इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके सामने हवा में धूल के कणों का एक गोला है और एक प्लस पोलराइजेशन वाली तरंग उस गोले से गुजरती है, तो वो पहले उस गोले को ऊपर नीचे से खींचेगी और दाएं बाएं से सिकोड़ेगी, और फिर अगले ही पल उसका उल्टा करेगी। हाँ, ऊपर नीचे से सिकोड़ेगी और दाएं बाएं से खींचेगी। ऐसा लगातार होता रहेगा। क्रॉस पोलराइजेशन भी यही काम करती है, लेकिन 45 डिग्री के कोण पर। और इन दोनों में फर्क करने से हमें क्या पता चलता है? बहुत कुछ। इन दोनों पैटर्न के मिश्रण का विश्लेषण करके हम ये पता लगा सकते हैं कि तरंग किस दिशा से आ रही है। हम ये भी बता सकते हैं कि जो ब्लैक होल टकराए वे किस कोण पे घूम रहे थे। ये सिर्फ एक बीप सुनना नहीं है, ये उस घटना की पूरी 3D तस्वीर बनाने जैसा है। और इसी पैटर्न को आवाज में बदला गया है ना? वो जो चर्प की आवाज आती है। हाँ, जब 2 ब्लैक होल तेजी से एक दूसरे के पास आते हैं तो तरंगों की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती है। इसे इंस्पायरल कहते हैं। फिर जब वे टकराते हैं तो फ्रीक्वेंसी तेजी से अपने चरम पर पहुंच जाती है, वो मर्जर है। और फिर टकराने के बाद जब नया बना ब्लैक होल शांत होता है तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसे रिंग डाउन कहते हैं। और इसी को जब आवाज में बदला गया तो वो मशहूर चर्प सुनाई दिया। जो सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन असल में वो 2 ब्लैक होल के ब्रह्मांडीय नृत्य का संगीत है। यह खोज इतनी बड़ी क्यों है? इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है कि ये ऐसा है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जो जीवन भर बहरा रहा हो, अचानक सुनने की शक्ति मिल जाए। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, ये सच है। खगोल विज्ञान के लिए ये एक नई इंद्रिय मिलने जैसा है। अब तक हम ब्रह्मांड को सिर्फ देखकर समझते आए हैं, प्रकाश, एक्सरे, रेडियो तरंगों के जरिए। हाँ, लेकिन प्रकाश हर जगह नहीं पहुंच सकता। धूल और गैस के बादल उसे रोक लेते हैं और ब्लैक होल से तो प्रकाश बाहर ही नहीं आ सकता। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तरंगों को कोई नहीं रोक सकता। वे लगभग हर चीज के आर पार निकल जाती हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अब हम उन जगहों के बारे में भी जान सकते हैं जो अब तक हमसे छिपी हुई थीं। हम किसी सुपरनोवा विस्फोट के धधकते हुए केंद्र के अंदर झांक सकते हैं। हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के ठीक पास क्या हो रहा है ये सुन सकते हैं। हम शायद ब्रह्मांड के जन्म यानी बिग बैंग के ठीक बाद की गूंज भी सुन पाएं, उस समय की जब ब्रह्मांड प्रकाश के लिए अपारदर्शी था। हर नई आवाज एक नया रहस्य खोलेगी। तो ये सिर्फ ब्लैक होल खोजने के बारे में नहीं है, ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को बिल्कुल बुनियादी स्तर पर समझने के बारे में है। सही कहा। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने आइंस्टाइन के 100 साल पुराने विचार से शुरू करके ये समझा कि गुरुत्वाकर्षण असल में स्पेस टाइम का झुकाव है। और इस झुकाव में उठने वाली लहरें हमें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाओं की कहानी सुनाती हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे इंसान ने उन लगभग अकल्पनीय रूप से छोटी लहरों को पकड़ने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से सटीक मशीन बनाई, जिससे खगोल विज्ञान का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया है। सही कहा। हम अब ब्रह्मांड को सिर्फ देखते नहीं, सुनते भी हैं। और अब जब हम स्पेस टाइम में इन लहरों का पता लगा सकते हैं तो ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या? हमारे कुछ स्रोत इस संभावना पर विचार करते हैं कि अगर हम इन तरंगों का पता लगा सकते हैं तो क्या भविष्य में कभी हम इन्हें पैदा करना और नियंत्रित करना भी सीख सकते हैं। मतलब स्पेस टाइम को अपनी मर्जी से मोड़ने की क्षमता। ये तो वार्प ड्राइव जैसी विज्ञान कथा वाली बात हो गई। हाँ, तारों के बीच यात्रा करने के लिए स्पेस को ही सिकोड़ देना। क्या ये मुमकिन है? आज ये एक दूर का सपना लग सकता है, लेकिन ये अब सिर्फ कल्पना के दायरे में नहीं है। स्पेस को प्रकाश से भी तेज गति से फैलाने या सिकोड़ने का विचार, जो कभी भौतिकी के नियमों के खिलाफ माना जाता था, अब गंभीर वैज्ञानिक चर्चा का हिस्सा बन गया है।
तो शायद सदियों बाद हमारी ये खोज सिर्फ ब्रह्मांड को सुनने की शुरुआत ना हो, बल्कि उसके साथ संवाद करने की दिशा में पहला कदम साबित हो। ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी होगी और इसने आपके मन में नए सवाल जरूर पैदा किए होंगे। याद रखिए, किसी भी विषय को गहराई से जानने की उत्सुकता ही उस दिशा में उठाया गया सबसे मुख्य और पहला कदम होता है। अगर इस विषय को लेकर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल बेझिझक पूछें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। साथ ही हम अपनी पोस्ट के माध्यम से कुछ क्विज भी डालने की कोशिश करेंगे जो उसी चर्चा पर आधारित होंगे जो हमने इस पॉडकास्ट में की है। ये क्विज अवश्य ही आपके ज्ञान में और इजाफा करेंगे और विषय पर आपकी पकड़ मजबूत बनाएंगे। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए और उत्सुक बने रहिए। नमस्कार।